ओके जी। सो वीक 2 का लेक्चर नंबर 2 है आज। और वीक 2 का जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर का डिफरेंस देखा था। और हमने कुछ डिटेल्स, बल्कि डिटेल से एग्जांपल्स देखी थी कि डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है। और उसके साथ फिर हमने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को भी देखा था। और आपको मैंने कहा था कि जो हमारा आर्किटेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही है कि हम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को अचीव करना चाहते हैं। तो कल की डिस्कशन तो ये सारी थी, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। और उसके बाद फिर हमने एग्ज़ाम्पल देखी थी, एक आर्किटेक्चर की एग्ज़ाम्पल देखी थी। और फिर हमने उसके बाद एक डिज़ाइन की एग्ज़ाम्पल हमने देखी थी। और आपको कहा भी था कि आर्किटेक्चर, जस्ट आपको डिफरेंस बताया है, आर्किटेक्चर स्टाइल्स और आर्किटेक्चर की डिटेल्स हम इस कोर्स में नहीं कवर कर रहे हैं। हमारा फोकस इस तरह के डिज़ाइन मॉडल्स पर होगा जिसमें आपको क्लासेस दिखेंगी और कुछ और डायग्राम्स आपको दिखेंगी। कल तक के लेक्चर में अगर इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन तो फील फ्री टू आस्क, आप लोग पूछ सकते हैं। तो फिर आगे मूव करते हैं जी। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछें कल के उसमें, ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना वो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है, इजी सा आज का टॉपिक है और थ्योरेटिकली है, ठीक है। इंशाल्लाह वीक 3 से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि लाइक एक्टिविटी टाइप्स होंगी, ठीक है, जिसमें हम थ्योरी से हट के कुछ एक्चुअली में कुछ कर रहे होंगे। लाइक रिक्वायरमेंट का एनालिसिस कर रहे होंगे बाय यूजिंग सम यूएमएल डायग्राम्स। तो इस तरह से कुछ काम होंगे जो आपको फील होगा कि हाँ अब हम थोड़ा सा एक्चुअली कुछ प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो पहले की दो वीक जो थे इनमें 4 क्लासेस, तो उसमें ज़्यादा हमने थ्योरेटिकल चीज़ें कवर की हैं, जस्ट कि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बन जाए इन चीज़ों का, फिर हम आगे चल के उस पर वो करते हैं। अच्छा, प्रोसेस मॉडल क्या चीज़ है, ठीक है। तो प्रोसेस मॉडल को ऐसे डिफाइन करते हैं हम कि इट इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़। किसी भी काम को करने के लिए एक प्रोसेस होता है, और इसी तरह सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए भी एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको वो प्रोसेस बता दिया है, ठीक है, कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या था, रिक्वायरमेंट्स का, उसके बाद डिज़ाइन का, और फिर उसके बाद कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो आपको अभी हम जितने भी प्रोसेस मॉडल्स पढ़ेंगे ना, यहाँ पे आप देखें वाटरफॉल, वी मॉडल, रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल, एवोल्यूशनरी के अंदर 2 आते हैं, इंक्रीमेंटल एंड स्पाइरल। तो इन सब मॉडल्स में डिफरेंस है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको कॉमन नज़र आएंगी, ठीक है। जो हर कोई ये एक ही बात कर रहा होगा, या हर मॉडल में आपको रिक्वायरमेंट की बात ज़रूर नज़र आएगी, हर मॉडल में आपको डिज़ाइन की बात ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन हर मॉडल दूसरे मॉडल से थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। अच्छा, वो कौन सी कॉमन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं? तो नंबर 1 जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है स्पेसिफिकेशन, ठीक है। स्पेसिफिकेशन से मतलब ये है, आप एक वर्ड अपने पास नोट कर लें, SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये वो प्रोडक्ट है जो हम पहला फेज़ जो हमारा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, उसकी फ़ेज़ में हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं तो उस एक्टिविटी का जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास ये SRS आता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इसको आप ऐसा भी ले लो कि ये आप और आपके कस्टमर या आपके क्लाइंट्स के दरमियान एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एग्रीमेंट से क्या मतलब? एग्रीमेंट से मतलब ये है कि अगर आप कस्टमर के साथ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स पे एग्रीमेंट नहीं करते तो वो आपके साथ फिर वो रिक्वायरमेंट्स वक्तन दर वक्तन चेंज कर सकता है। अगर वो रिक्वायरमेंट्स यूँ बार बार चेंज करेगा तो फिर तो आप हमेशा उसी के प्रोजेक्ट में ही लगे रहोगे। तो SRS बनाने का मकसद ये होता है कि आप एक फ़ाइनल SRS बना लो और वो अपने आप क्लाइंट को दिखा दो कि भाई ये SRS है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने मुझे दी, और मैं यही प्रोडक्ट या यही जो रिक्वायरमेंट्स है इसी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर आपको बना कर दूंगा, ठीक है।
तो SRS एक तरह से एग्रीमेंट भी होता है। तो फिर लेट्स से अगर इसके बाद अगर वो आपसे कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स की डिमांड करता है तो फिर यू विल डेफिनेटली चार्ज फॉर दोज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो SRS का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। अच्छा, दूसरी कॉमन एक्टिविटी जो हर प्रोसेस मॉडल में आपको दिखेगी वो आपकी है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में आपके पास ये डिज़ाइन आ जाता है, ठीक है, डिज़ाइन एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तीसरी जो एक्टिविटी आपको हर प्रोसेस मॉडल में नज़र आएगी वो है वैलिडेशन की, ठीक है। ये वैलिडेशन से क्या मतलब है, ठीक है। वैलिडेशन का वैसे जनरली मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को वैलिडेट करना कि ये जो हम काम कर रहे हैं ठीक है कि नहीं, ये सॉफ्टवेयर जो एंड प्रोडक्ट बना है ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, और कुछ और एक जो फोर्थ वन है दैट इज़ एवोल्यूशन। ये आपको कुछ सब में नहीं लेकिन कुछ प्रोसेस मॉडल्स में इसका भी ज़िक्र आएगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अभी हम देखेंगे कि कुछ प्रोसेस मॉडल्स ऐसे हैं जिसमें चेंजेस को अडॉप्ट करना इजी है, और कुछ प्रोसेस मॉडल्स ऐसे हैं कि जिसमें चेंजेस को अडॉप्ट करना मुश्किल है। कर सकते हैं लेकिन उसकी एक कॉस्ट है, ठीक है। तो हम पहला प्रोसेस मॉडल हमारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और यहाँ पे स्लाइड मैंने ऐड की। अक्सर आप एक ये वर्ड भी सॉफ्टवेयर में कई जगह पे सुनोगे कि SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में वही एक्टिविटीज़ है जो हम प्रोसेस मॉडल भी कह लो, वो इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। प्रोसेस मॉडल में जैसे ये है कि वो स्पेसिफिकली हो जाता है कि कौन सा प्रोसेस मॉडल, और ये जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये थोड़ा सा जेनेरिक हो जाता है। तो प्लानिंग, डिफाइनिंग से मतलब क्या डिफाइन कर रहे हैं? रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फिर ये डिज़ाइन, बिल्डिंग मीन्स कोड करना, ठीक है, और टेस्टिंग, और फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट, ठीक है। और वापस ये सर्कल क्यों जा रहा है कि अगर लेट से डिप्लॉय करने के बाद सिस्टम आपका फेल हो गया, प्रॉब्लम आ गई, तो फिर ये साइकिल दोबारा से इसी तरह चलता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, ये हमारे पास प्रोसेस मॉडल्स हैं, वाटरफॉल, वी मॉडल और बाकी जो आपको नाम दिख रहे हैं। तो हम वन बाय वन इन प्रोसेस मॉडल्स को देखते हैं और इनकी सिग्निफिकेंस देखते हैं, इनके एडवांटेजेस देखते हैं कि वाटरफॉल अगर हम इस प्रोसेस मॉडल को फॉलो करें एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कब इसे यूज़ करना चाहिए, कब इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो थ्योरेटिकल बातें हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इस तरह से कि किसी न किसी प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है कोई भी काम करने के लिए। अच्छा जी, वाटरफॉल मॉडल, और यह इसका दूसरा नाम है लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, ठीक है। दोनों ऐसे कहते हैं, वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं और लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस मॉडल जो है हमने अपनी क्लासेस में कई बार मैं आपको जो ये स्टेप्स बताता था कि भाई पहले रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस या फिर डिप्लॉयमेंट, ये चीज़ें। अब इस पे भी आपको वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। और आगे अगर मैं कोई और प्रोसेस मॉडल आप दिखाऊं तो उसमें भी आपको यही चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन स्टिल इसमें भी अगर आप देखें तो वही चीज़ें, लेकिन डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमने आज समझना है। अच्छा, वाटरफॉल जो है इसे आप सबसे सिंपलेस्ट कह लो और सबसे इजी कह लो, ठीक है, और सबसे अर्लीस्ट भी कह लो। ये प्रोसेस मॉडल है जो हमें बताया गया है कि भाई काम करने का, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का तरीका क्या है। दैट इज़ वेरी सिंपल। वी स्टार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स को हमने जब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना लिया उसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स डिज़ाइन के बाद कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। अच्छा, ये बात तो हम पहले दिन से ये बात करते आ रहे हैं। अब इस प्रोसेस मॉडल को ज़रा देखते हैं कि भाई इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर इस प्रोसेस से हम काम करें तो फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे, ठीक है। फ़ायदे इसके ऐसे हैं, लाइक इट्स सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सिंपल मॉडल है ना, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल स्टेप्स है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्राम रिक्वायरमेंट्स, देन डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड सो ऑन। अच्छा,
दूसरा ये है कि क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस, आपको क्लियरली चीज़ें नज़र आ रही हैं कि भाई पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है। अच्छा, ये प्रोसेस मॉडल सूटेबल आपको वहाँ पर होगा जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्या है, स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स या दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल क्लियर है, आपको रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है, एंड यू गाइज आर ओके विद द रिक्वायरमेंट्स कि हाँ भाई यही रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, और इसी को इतनी रिक्वायरमेंट्स की बेस पे हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, तो तब तो आप इस प्रोसेस मॉडल को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर क्या मसला आएगा? तो मसला ये है कि अगर आप यहाँ पर देखें, इस फेज़ में हमारा काम करने का तरीका ऐसा होता है कि लेट्स से वी हैव स्पेंड 1 मंथ इन रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, कि 1 मंथ हमने लगाया रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने में, ठीक है, और उस पर काम किया। उन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बेस पर हमने क्या किया, डिज़ाइन किया, और उसी डिज़ाइन आगे फॉलो हुआ और उसके लिए कोडिंग की गई। अब कोडिंग के फेज़ में हम जब आते हैं और यहाँ पे अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोडिंग के फेज़ में अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है या कोई रिक्वायरमेंट चेंज का कोई कहता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा, हमें वापस डिज़ाइन की फ़ेज़ में जाना पड़ेगा, और डिज़ाइन की फ़ेज़ से हमें वापस रिक्वायरमेंट की फ़ेज़ में। अब इस तरह के प्रोसेस मॉडल में ये जो बैक ट्रैकिंग है इसकी कॉस्ट है, ये जो बैक ट्रैकिंग है इसकी कॉस्ट है। कॉस्ट से मतलब ये है कि हमने लेट्स से 1 मंथ स्पेंड किया रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, इसी तरह हमें फिर 2 मंथ्स लगे डिज़ाइन करने में, ठीक है। अब आप अगर ये देखो कि ये 3 मंथ्स जो है, 3 मंथ्स के पीरियड में कस्टमर को कोई वर्किंग प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। हम 3 मंथ से एफर्ट्स में लगे हुए हैं, रिक्वायरमेंट्स गैदर की, डिज़ाइन किया, लेकिन कस्टमर को कुछ वर्किंग प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। दूसरा ये है कि जब हम आफ्टर 3 मंथ्स इस कोडिंग की फ़ेज़ पे पहुँचे, और लेट्स से कोडिंग में भी हमने 1 मंथ स्पेंड कर दिया, ठीक है, और उस वक्त हमें वो कोड हमने कस्टमर को दिखाया कि भाई अभी तक हमने ये बनाया, छोटा सा एक मॉड्यूल के लेट्स से 1 मंथ में अभी तक हमने ये बनाया, और उस वक्त जो हमारा क्लाइंट है वो हमें कुछ मज़ीद रिक्वायरमेंट्स बता दे, या वो कहे कि नहीं ये तो मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है, मैं तो ऐसा चाहता था, तो उस वक्त हमें क्या है, हमें बैक ट्रैकिंग करनी पड़ी, दोबारा डिज़ाइन में जाना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, और दोबारा रिक्वायरमेंट्स को जाके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग की क्या है, कॉस्ट। जितना लेटर स्टेजेस में हम होंगे और रिक्वायरमेंट या डिज़ाइन में कोई डेफिशिएंसी नज़र आएगी, तो हम बैक ट्रैक करेंगे तो उतनी ज़्यादा इसकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपका रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्लियर हैं, ठीक है, यू आर ओके विद योर रिक्वायरमेंट्स कि हाँ भाई ये रिक्वायरमेंट्स हैं और इसमें इतना कोई मेजर चेंज नहीं आएगा, कोई माइनर आ गया तो हाँ हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, तो फिर यू आर गुड टू गो विद दिस प्रोसेस मॉडल। फिर आप इस प्रोसेस मॉडल को यूज़ करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट्स, जो कि सबसे बड़ा मसला है, ठीक है, ये क्लियर नहीं है, तो फिर आपको ये कहा जाता है कि फिर आप इस प्रोसेस मॉडल को यूज़ ना करें, फिर आप कोई और प्रोसेस मॉडल को देखें, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर है, ठीक है, और प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा प्रोजेक्ट है, लेट्स से हम कहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है जो हम 2 महीने में बना लेंगे, तो हाँ भाई पहले ये करो रिक्वायरमेंट डिज़ाइन, तो बस वो हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर सिस्टम है और आपको, क्योंकि देखिए एक नीड होती है कि हमें एक प्रोजेक्ट फिर सारी उम्र तो नहीं गुजारनी ना, उसको शुरू करना है तो ख़त्म भी करना है। तो अगर इस तरह बैक ट्रैकिंग करते रहेंगे तो वो तो फिर एक ही प्रोजेक्ट में उलझते रहेंगे, और जितनी ज़्यादा बैक ट्रैकिंग होगी उतनी ज़्यादा आप क्या करोगे, बार बार चेंजेस करोगे। जितनी बार बार चेंजेस करोगे तो वो आपके काम करने के उसमें वो एक स्पैगेटी बन जाती है, बार बार चेंज कर रहे हो, तो स्टेज ऐसा आता है कि आपको खुद समझ नहीं आती कि इतनी चेंजेस की, एक चेंज करने से मे भी दूसरी जगह पे इफेक्ट हो रहा हो, ठीक है। तो ये वो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से कहा जाता है कि इफ़ रिक्वायरमेंट्स आर
वेल अंडरस्टूड तो फिर आप इसको यूज़ करें और स्मॉल प्रोजेक्ट्स में आप इसको यूज़ करें। अच्छा, दूसरा अच्छा, इसकी थ्योरी जो ये आपको नज़र आ रही है इसमें मैंने वही बातें लिखी हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बोल दी हैं, जैसे दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग विद कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो ये सारी बातें मैं आपको कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस जो प्रॉब्लम है एक चीज़ लिखी है कि डज़ नॉट सपोर्ट इटरेशन सो चेंजेस कैन काज कन्फ्यूजन। ये इटरेशन को सपोर्ट नहीं करता। तो अभी थोड़ी देर में हम एक और मॉडल पढ़ रहे हैं जो बेस ही करता है इस इटरेशन पर। तो ये अभी थोड़ी देर में आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा कि इटरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। और रिक्वायर्स कस्टमर पेशेंस। कस्टमर पेशेंस का मतलब ये है कि एंड तक हमने कस्टमर को लाइक 3-4 मंथ्स हम काम कर रहे हैं, कस्टमर को कुछ दिख नहीं रहा और हम उससे कुछ फीडबैक नहीं ले रहे। इस वी मॉडल पे आते हैं, ठीक है। ये इस पे फिर आते हैं, पहले इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़रा हम देख लेते हैं और उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। वो है इंक्रीमेंटल मॉडल, ठीक है। जो मैंने भी स्किप किया उस पर भी वापस आते हैं, ठीक है। अभी वाटरफॉल के साथ इसको हमने रिलेट करना है, ठीक है। ये जो प्रोसेस मॉडल है इसका जो सब कैटेगरी जिसकी जो मेन कैटेगरी है उसका नाम है एवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। और इसके अंदर 2 प्रोसेस मॉडल आते हैं, एक है इंक्रीमेंटल, एक है स्पायरल। अभी हम इंक्रीमेंटल को देखते हैं। इंक्रीमेंटल को देखने के बाद आपको ये एवोल्यूशनरी का वर्ड भी समझ आ जाएगा। अच्छा, 2 इसको इंक्रीमेंटल मॉडल भी कह सकते हैं और इटरेटिव मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें काम करने की मेथडोलॉजी वो कैसी है, कैसे हम इसमें काम करते हैं, वो ऐसा है कि इसमें हम सॉफ्टवेयर एक गो में जैसे कि लाइक वाटरफॉल में चल रहा है, पहले सारी रिक्वायरमेंट्स ली, फिर आपने डिज़ाइन किया, फिर आप कोडिंग की फेज़ में गए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से नहीं है। यहाँ पे इस तरह से है कि आप इंक्रीमेंटल या इटरेशन मीन्स आप इटरेशन को ऐसा ले लो कि हम कहते हैं कि लेट्स से जो हमारी फर्स्ट इटरेशन है, ठीक है, उसमें हम कुछ डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट इटरेशन में हम सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 1 को बनाएंगे, सेकेंड इटरेशन में हम कंपोनेंट 2 को बनाएंगे और थर्ड इटरेशन में हम कंपोनेंट 3 को बनाएंगे। तो हमने सबसे पहला काम तो ये किया कि हमने हमारे सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया, उसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के बाद हमने हमारे प्रोसेस को भी डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3, बिल्ड 4। अब ये बिल्ड 1 जो है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये बिल्ड 1 इज़ रिलेटेड विद दिस ओनली दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल की। हम कहेंगे बिल्ड 1 में हम उस मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उसी मॉड्यूल का डिज़ाइन करेंगे और उसी मॉड्यूल को फिर हम कोड करेंगे और वो मॉड्यूल आखिर में हम क्या करेंगे, कस्टमर को डिलीवर टू क्लाइंट। ये 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। इसका इस तरह प्रोसेस का एडवांटेज क्या है, ये अभी इस पे बात करते हैं। देखिए, एक एडवांटेज तो इसका ये है कि वाटरफॉल की तरह कस्टमर को फ़ौरन कुछ वर्किंग प्रोडक्ट नज़र आ जाएगा, ठीक है। कस्टमर को जब वर्किंग प्रोडक्ट नज़र आया, ठीक है, लेट्स से बिल्ड 1 हमने 1 महीने में बना ली, तो 1 महीने बाद कस्टमर को एक वर्किंग प्रोडक्ट नज़र आया और उसकी बेस पे वो हमें क्या करेगा, उसको यूज़ करेगा और उसकी बेस पे वो हमें क्या देगा, फीडबैक देगा, ठीक है। और उसका यूज़ करना इज़ लाइक टेस्टिंग। वो यूज़ कर रहा है तो इट्स मीन कि वो क्या कर रहा है, इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा है और टेस्ट करने के बाद वो हमें बताएगा कि भाई आया ये सही है या नहीं, ठीक है। दूसरा एडवांटेज, हमें एक तो कस्टमर से फीडबैक मिला, दूसरा ये है कि वाटरफॉल में लेट से दोबारा स्लाइड पे जाते हैं, आफ्टर ये जो हमने जो एग्जांपल देखी थी कि 1 मंथ रिक्वायरमेंट्स में लगाया, 2 मंथ्स डिज़ाइन में लगाए और उसके बाद 1 मंथ हमने उसमें लगाया क्या कहते हैं कोड में, और उसके बाद पता चला कि हमारा सारा काम क्या था, गलत था। तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन इस अप्रोच में, इंक्रीमेंटल अप्रोच में, जो कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो इंक्रीमेंट्स में, तो आपने चूँकि छोटे छोटे मॉड्यूल्स पे आप काम कर रहे हो, तो
इन केस अगर आफ्टर 1 मंथ आप फेल भी हो जाते हो, ठीक है, तो अगर आप उसको कंपेयर करो वो 3 मंथ्स की एफर्ट या 4 मंथ्स की एफर्ट और यहाँ पे आपकी वो 1 मंथ की एफर्ट, तो बहुत फ़र्क है। वो पूरे प्रोजेक्ट का फेलियर का जो रिस्क है ना, वो वाटरफॉल में बहुत ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आपने 4 मंथ स्पेंड किए और आप कोर्ट तक पहुँचे, उसके बाद आपको पता चला कि भाई मैं तो सारा काम हल कर रहा था या बहुत सी उसमें मिस्टेक्स हैं। तो अब बैक ट्रैकिंग वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आपका पूरा प्रोजेक्ट एक तरह से फेल होता है। लेकिन इस केस में आपने लेट से 1 महीना काम किया, तो आपने 1 मंथ में क्या किया, ना पूरा डिज़ाइन रेडी है, ना पूरी रिक्वायरमेंट्स रेडी है, ना पूरा कोड रेडी है, आपने सिर्फ एक छोटा सा मॉड्यूल बनाया और वो कस्टमर को दिखाया। थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काम करके हम कस्टमर को दिखा रहे हैं कि हाँ ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है कि नहीं। और इससे फ़ायदा भी ये है कि कस्टमर और हमारी जो इंटरेक्शन है ना वो ज़्यादा हो जाता है। वाटरफॉल में अगर देखो तो कस्टमर और डेवलपर्स का इंटरेक्शन बहुत कम है, बहुत कम इस तरह से है कि 3 मंथ्स तक तो हमने उससे एक बार रिक्वायरमेंट्स ले ली, और अगर हम उसको रिक्वायरमेंट्स दिखा भी दें या उसको डिज़ाइन दिखा भी दें तो वो डिज़ाइन पे क्या समझेगा। अगर आप लोगों को क्लास डायग्राम समझ आती है ना, एक आम बंदे को क्लास डायग्राम या आम बंदे को आर्किटेक्चर इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंटल का जो मेन एडवांटेज है वही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो पॉइंट्स लिख भी दिए हैं, ठीक है, कि लोअर रिस्क ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट फेलियर, इसमें फेलियर का रिस्क कम है, ठीक है। और जो कस्टमर है उससे हम हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा है, उससे हम फीडबैक अच्छे तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। और ये है कि हम पूरा प्रोजेक्ट जो है एट वंस नहीं देते, हम क्या करते हैं, हम इंक्रीमेंट्स में प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अगर फ्लेक्स की एग्जांपल ले लो तो लेट्स से बिल्ड 1 में आपने स्टूडेंट का पोर्टल बना दिया, वो ओके हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट में आप दूसरे मॉड्यूल की तरफ जाओ, वो बना लिया, फिर तीसरा, और इस तरह इंक्रीमेंट्स में हम हमारे सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, बनाते हैं। यहाँ साथ साथ बनता जाता है, वहाँ साथ साथ उसको डिप्लॉय किया जाता है, साथ साथ वो यूज़ करते हैं, साथ साथ हमें उसका फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो अब खुद अब वाटरफॉल और इंक्रीमेंटल को कंपेयर करो तो ऑब्वियसली आपको ये इंक्रीमेंटल जो प्रोसेस मॉडल है ये आपको बेटर लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड एंड कॉन्कर वाली अप्रोच के ऊपर है कि आप प्रॉब्लम को पहले डिवाइड करो और अपने प्रोसेस को भी डिवाइड करो, एक गो में पूरा सिस्टम या पूरी रिक्वायरमेंट्स या पूरा डिज़ाइन ना करो, ठीक है। आल्दो इसमें भी एक रफ सी रिक्वायरमेंट्स पूरे सिस्टम की ली जाएंगी, लेकिन मेन फोकस एट द टाइम मेन फोकस जो होगा वो ये होगा कि हम पहले एक कंपोनेंट को बना दें एक इटरेशन में और वो कस्टमर को डिप्लॉय करके दे दें ताकि वो उसे यूज़ करे, ताकि वो फीडबैक दे, और अगर लेट से उसके फीडबैक में कोई चेंजेस आती भी हैं, ठीक है, तो ठीक है, हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, उस चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कंपोनेंट के साथ उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। ये तो थे आपके 2 मॉडल्स हमने देख लिए, वाटरफॉल और स्पाइरल। अच्छा, इसी तरह वाटरफॉल के बाद एक और मॉडल भी दिया गया जिसे कहते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस मॉडल, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि आप क्या करो, आप रिक्वायरमेंट्स आपको जैसे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स के बाद यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है क्विक डिज़ाइन, ठीक है। क्विक डिज़ाइन के बाद एक वर्ड नज़र आ रहा है प्रोटोटाइप और उसकी एवोल्यूशन, और फिर ये प्रोसेस जो है ये चल रहा है और उसके बाद फिर डिज़ाइन की तरफ आ रहे हैं। इस प्रोसेस में ये कहता है इस मॉडल में कि आपको अगर रिक्वायरमेंट्स जैसे कि क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से हम इंक्रीमेंटल अप्रोच पे गए, तो इसमें ये कहता है कि आपको अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है तो आप एक प्रोटोटाइप बना दो। प्रोटोटाइप से मतलब ये है कि आप अगर कोड करके नहीं दे रहे, एटलीस्ट कुछ ऐसा स्केच, कुछ ऐसा इंटरफेस, कुछ ऐसा डिज़ाइन बना के दे दो जिसको देख के कस्टमर को फील आए कि हाँ भाई इस तरह मेरा सॉफ्टवेयर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये पीपीटी है, ठीक है, पावर पॉइंट, इसका अगर हम इसकी अगर प्रोटोटाइप की हम बात करें तो हम कस्टमर को ऐसे कहेंगे कि भाई आपके पास इस तरह से हम उसको प्रोटोटाइप बना के दे देंगे, भाई आपका सॉफ्टवेयर ऐसा होगा, यहाँ स्टार्ट में एक मेन्यू होगा, मेन्यू में ये ड्रॉप डाउन्स होंगे और इन ड्रॉप डाउन्स में आपके पास ये ऑप्शन है, फिर दूसरा ड्रॉप डाउन लेट से ये होगा, तीसरा ये होगा, भले कि वो वर्किंग प्रोडक्ट ना हो, लेकिन
इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, डिज़ाइन। मकसद इसका क्या है, इसका मकसद यही है कि जब हम कस्टमर को कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि भाई इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर, अगर उससे रिक्वायरमेंट्स क्या करना चाह रहे हैं, उससे रिक्वायरमेंट्स हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। जब इस तरह से कस्टमर को कुछ दिखेगा तभी वो हमारे साथ इंटरेक्ट करेगा। और अगर हम वो वाटरफॉल की तरह आफ्टर इतने टाइम बाद जब हम उसको कोई दिखाएंगे, और उसको एक तो कस्टमर को वेट बहुत करना पड़ेगा, और वो एक बार रिक्वायरमेंट्स दे के इतने टाइम बाद उसका शायद माइंड भी चेंज हो जाए, वो कुछ और आपसे कह दे। तो एक तरीका ये प्रोटोटाइप का है, और उससे भी बेटर तरीका है वो आपके पास इंक्रीमेंटल अप्रोच है, ठीक है। और इसी इंक्रीमेंटल अप्रोच के ऊपर ही हमारे पास आगे चल के जो आपने सुना होगा एजाइल डेवलपमेंट का नाम सुना होगा, किसी ने क्लास में कहा भी था, एजाइल का पूछा भी था, ठीक है। तो वो भी हम इसमें मैंने ऐड नहीं किया, वो मैंने नेक्स्ट कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए रख लिया था कि ये चीज़ें वो थोड़े सा डेवऑप्स के साथ भी लिंक है, तो मैंने कहा था ये चीज़ें हम उधर कर लेंगे। अच्छा, 3 मॉडल्स हो गए, रैपिड प्रोटोटाइप, वाटरफॉल एंड इंक्रीमेंटल। अच्छा, फिर आते हैं स्पाइरल पर। स्पाइरल में क्या है, ठीक है, ये भी इंक्रीमेंटल मॉडल है, ठीक है। जस्ट इसमें एक चीज़ की एडिशन है, ठीक है। वो एडिशन ये है कि इसमें जो मेन फोकस है ना, वो आपका रिस्क एनालिसिस की तरफ है। अब ये रिस्क एनालिसिस से क्या मतलब है, ठीक है। रिस्क एनालिसिस से मतलब ये है कि अगर आपका ऐसा सिस्टम है, जो कि मैंने पहले भी सिस्टम्स की एग्जांपल दी थी, हेल्थ क्रिटिकल सिस्टम, याद है। ऐसे सिस्टम्स जिसकी फेल होने से हेल्थ को, या ऐसा कोई डिज़ास्टर हो, या कोई ऐसा कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज हो सके जिसका खर्चा हो, तो उसको हेल्थ क्रिटिकल सिस्टम्स कहते हैं। तो इस प्रोसेस मॉडल में जस्ट एक चीज़, बाकी सारी वही चीज़ें हैं। ये जो वहाँ पे इंक्रीमेंट्स, इसने बस नाम स्पायरल कर दिया, लेकिन हैं ये भी इंक्रीमेंट्स। अच्छा, आपका काम इसी तरह कम्युनिकेशन से, और फिर प्लानिंग से, और फिर मॉडलिंग, फिर कंस्ट्रक्शन, और फिर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। और हर एक स्पायरल में एक लेट से कंपोनेंट कह लो, या एक आपके पास एक बिल्ड या एक छोटा सा मॉड्यूल आपके पास बन रहा है। बस जस्ट इसने फोकस किस पे किया था, किस वर्ड पे, वो आपके पास रिस्क एनालिसिस, ठीक है। रिस्क एनालिसिस का क्या मतलब है, इसको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि आप प्लानिंग के दौरान आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये रिस्क होता है, ठीक है, कि रिस्क का आपने एनालिसिस करना है। कि अब वो रिस्क डिफरेंट तरीके से के हो सकते हैं। वो रिस्क ये भी हो सकता है कि लेट्स से हमें ये सॉफ्टवेयर बनाना है 6 मंथ्स में, ठीक है। तो रिस्क ये भी हो सकता है कि अगर 6 मंथ्स में 6 मंथ बीच में कहीं हमें डेवलपर छोड़ के चले गए, तो तब क्या करेंगे, ठीक है। और रिस्क ये भी हो सकते हैं कि जो अगर हेल्थ क्रिटिकल सिस्टम्स है उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है, ठीक है, तो उसकी प्लानिंग करना। तो बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस सब ने सेम बातें की हैं, बस किसी ने थोड़ी बहुत उसको घुमा के थोड़ा सा एक नया रंग दे दिया। जैसे इसने भी इंक्रीमेंटल को एक नया रंग दे दिया बाय यूजिंग द वर्ड ऑफ रिस्क एनालिसिस, कि आप रिस्क का एनालिसिस करें। तो इसने अपने नाम से अपने नाम से तो नहीं, ये बैरी बोहम था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसकी बुक्स वगैरह भी है, तो उसने ये मॉडल दिया था, ठीक है। रिस्क एनालिसिस में बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, हम तो नहीं पढ़ेंगे इस कोर्स में, लेकिन रिस्क एनालिसिस में बहुत सी चीज़ें हैं, डिफरेंट कुछ टेक्निक्स भी हैं, और ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ भी ये चीज़ें लेके जाता है, ठीक है। अच्छा, हम एक और मॉडल देखते हैं, ठीक है, जो कि है हमारे पास वी मॉडल, ठीक है। वी मॉडल, इसका जो नाम है वो इसकी एक तो शेप की वजह से भी है, शेप भी वी मॉडल की तरह है, ठीक है। दूसरा, वी से जो मतलब है ना, वो 2 मतलब है, ज़रा इसको ज़रा देख लें। एक मतलब है वेरिफिकेशन, दूसरा वी का मतलब है वैलिडेशन, ठीक है। ये 2 वर्ड्स क्या है, ज़रा इसको भी ज़रा देख लेते हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, ठीक है। अच्छा जी, ये प्रोसेस जो है आपका शुरू कहाँ से होता है? शुरू ये जैसे और बाकी सारे
प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होते हैं ये भी वहीं से। आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, रिक्वायरमेंट्स का मॉडलिंग या रिक्वायरमेंट एनालिसिस या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। उसके बाद दूसरा स्टेप आपके पास आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, तीसरा स्टेप आपके पास क्या है, कंपोनेंट डिज़ाइन, और चौथा आपके पास कोड। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम टॉप से यहाँ बॉटम पे आ रहे हैं और यहाँ से हम फिर दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अब ऊपर की तरफ देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे कोड के बाद वो कह रहा है आपको टेस्टिंग का। और कौन सी टेस्टिंग का, यूनिट टेस्टिंग का। हम टेस्टिंग तो इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन टेस्टिंग आपको बता देता हूँ कि ये यूनिट टेस्टिंग किसे कहते हैं। देखिए मेरे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट 1, 2, 3 एंड 4। मैं जब इंडिविजुअली एक कंपोनेंट को टेस्ट करता हूँ ना कि ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। ठीक है। इंडिविजुअली आइसोलेटेड वे में या सेपरेटली मैं जब एक एक कंपोनेंट को टेस्ट करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। जब मैं और एट द एंड इन कंपोनेंट्स को क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है। तो जब कंपोनेंट 1 को के बाद कंपोनेंट 1 को टेस्ट कर लिया, फिर कंपोनेंट 2 बन गया, उसको भी टेस्ट कर लिया सेपरेटली। अब कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कंबाइन करके टेस्ट करने को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है। और जब पूरा सिस्टम बन गया, पूरा सिस्टम, उसको टेस्ट करना सिस्टम टेस्टिंग। और उसके बाद जो लास्ट है वो है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे आते हैं। अब ज़रा आप ये देखिए कि हर जो आपका वो है, ये जो इस तरफ जो एक्टिविटीज़ थी, रिक्वायरमेंट, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट डिज़ाइन, उसके यहाँ पे राइट साइड पे हर एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी के साथ क्या है, लिंक है। मतलब हर एक्टिविटी में जो हम टेस्ट कर रहे हैं ना, उस टेस्ट करने का हमारा कुछ क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। जो कोड लिखा उसको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कोड के बाद हमने जो डिज़ाइन किया था, कंपोनेंट्स जो हमारे थे, तो वो कहाँ पे कवर हो रहे हैं, वो यहाँ पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग में कवर हो रहे हैं। अच्छा, जो आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर था, ठीक है, उस आर्किटेक्चर को भी जो टेस्ट करना है वो कहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, वो यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग में। ठीक है। जब आप एक कंपोनेंट को टेस्ट कर रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आप आर्किटेक्चर को टेस्ट नहीं कर रहे, आप अपने सॉफ्टवेयर के एक कंपोनेंट को टेस्ट कर रहे हो। उसमें कुछ क्लासेस होंगी। ठीक है। लेकिन जब आप सारे कंपोनेंट्स को टेस्ट कर रहे हो, इट्स मीन आप अपने सिस्टम के आर्किटेक्चर को टेस्ट कर रहे हो। ठीक है। और लास्ट में है, देखिए, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को किसके साथ रिलेट किया गया है, रिक्वायरमेंट्स के साथ। अब इसका क्या मतलब है, कोई बता सकते हैं? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को रिलेट किया गया है रिक्वायरमेंट्स के साथ। हाँ, यहाँ पे जो अभी मैंने 2 वर्ड्स यूज़ किए, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ज़रा इस पे आते हैं, फिर इसको समझाता हूँ। देखिए, वेरिफिकेशन जो है उसका मतलब ये है कि आप हर फेज़ के बाद आप टेस्टिंग करते हो कि इस फेज़ में जो काम मैंने किया वो सही है कि नहीं। इसे वेरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। लेट्स से आपने रिक्वायरमेंट्स ली, रिक्वायरमेंट्स को फिर एनालाइज़ किया कि यार ये रिक्वायरमेंट्स ठीक है कि नहीं। फिर आपने आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया, वो आपने उसका रिव्यू किया। किस तरह रिव्यू किया, अपनी टीम के साथ, किसी टूल के थ्रू, कुछ मैट्रिक्स के थ्रू। फिर आपने डिज़ाइन देखा, डिज़ाइन का आपने रिव्यू किया। ये हर फेज़ पे जो आप काम कर रहे हो ना, ये है वेरिफिकेशन। जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, बिल्कुल रेडी हो जाता है कि अब इसको हमने रिलीज़ करना है, तो उस वक्त जो हम फाइनल टेस्टिंग करते हैं उसे हम कहते हैं वैलिडेशन। और उसमें हम ये देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स में मेंशन था, क्या ये प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब ये है कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स अगर तो हैं तो हम इसे एक्सेप्ट कंसिडर करेंगे, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। और जो जो फीचर्स, लेट्स से अगर ये फीचर्स नहीं है तो हम कहेंगे कि भाई ये एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। तो आप सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखोगे कि रिक्वायरमेंट्स में कस्टमर ने क्या क्या मांगा था। लेट्स से वो कहता है ये वाला फ़ीचर हो, हम देखते हैं हाँ भाई ये वाला फ़ीचर है। फीचर 2 है, हम कहते हैं हाँ ये है। अच्छा, वो जो कल हमने बात की थी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, बारी बारी सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखा, हाँ भाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो सारी है। फिर हम आएंगे उसमें
नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में परफॉर्मेंस को देखेंगे, सिक्योरिटी को देखेंगे, स्केलेबिलिटी, कम्प्लेक्सिटी वगैरह वगैरह सारी रिक्वायरमेंट्स को देखा। हाँ, रिक्वायरमेंट्स में जो जो मेंशन था उन सब के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने टेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे आप इसके बाद आप अपने फाइनल प्रोडक्ट को क्या करोगे, रिलीज़ करोगे, होगे। अब हमने तो बड़े सिंपल वर्ड्स में कह दिया ना टेस्टिंग टेस्टिंग, तो टेस्टिंग आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ भी लोगे। टेस्टिंग की बहुत से तरीके भी हैं, टेस्टिंग की बहुत सारी टूल्स भी हैं, ठीक है। मोस्टली टेस्टिंग के लिए टूल्स ही यूज़ की जाती हैं, ठीक है। हम समटाइम्स ऐसा होता है कोई टूल यूज़ करते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें टेस्ट करने के लिए भी कोड करना पड़ता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने एक टेस्टिंग टूल पढ़ा था जावा का, JUnit सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है, वो यूनिट टेस्टिंग के लिए। तो अब अगली बार देखते हैं कुछ और भी कोई टूल अगर देखेंगे, जिस तरह कोर्स में किस तरह डिज़ाइन करता हूँ तो देखेंगे, कोई और टूल भी हम उसमें देख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, वाटरफॉल भी हो गया, वी मॉडल भी, रैपिड प्रोटोकॉल, ठीक है। ये 5 मॉडल हमारे हो गए, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। एक ही चीज़ है, एक चीज़ इस तरह से है कि एक्सेप्टेंस वैलिडेशन ये है कि आप बस इतना याद रखो, वेरिफिकेशन वैलिडेशन में वेरिफिकेशन साथ साथ होगी, वैलिडेशन एट द एंड, ठीक है। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी एट द एंड कि आप कब कहते हो कि हाँ भाई अगर मेरे इसमें ये फीचर है तो तब मैं इस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कंसीडर करूँगा, ठीक है। अच्छा, अगर टाइम है तो थोड़ा सा और हम